सर उस्मान बुज़दार का दौर देखा आपने, आजकल मरियम नवाज़ है वज़ीर आला पंजाब, क्या कंपैरिजन करते दोनों के दरमियान, और मरियम नवाज़ को एज ए CM कैसे देखते? मैं तो मरियम नवाज़ को एक बहुत बड़े सरमायादार, और अब तो वो जागीरदार भी हैं, उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं, वो तो डेयरी का काम भी कर रहे हैं और पोल्ट्री का काम भी कर रहे हैं। जी मैं उनकी बेटी समझता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझता। देखें वो अच्छे काम कर रही हैं, बुरे काम कर रही हैं। एक अच्छी चीज़ है कि वो एक ख़ातून चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन को आगे आना चाहिए सियासत में बहुत ज़्यादा। ये मुझे अच्छा लगा। आप अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ, हर एक को जो भी आती हैं। लेकिन सिर्फ एक बात है, औरतें जब सियासत में आती हैं ना, हमारे जैसे मुआशरे में जो मिसोजिनिस्ट है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा है और जहाँ पे बड़ी बिगटरी है, इसके अंदर औरतों को ध्यान करना चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, बदलिहाजी नहीं करनी चाहिए, जो कि PTI की ख़वातीन ख़ास तौर पे करती हैं। जब आप ये करते हैं ना तो फिर आपको रिबटल आता है, आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि औरतों की ट्रेनिंग होनी चाहिए सियासत के अंदर जितनी भी हैं, कि आप ध्यान से बात करें, आप इस हद तक ना जाएं। ट्रेनिंग जैज़िन, और ये भी बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है, उन्होंने ऐसे कौन से 3 बड़े काम किए आपकी नज़र में जिसको आप सैल्यूट या अप्रिशिएट करेंगे बीइंग हर चीफ मिनिस्टर? देखिए मेरे लिए बड़े काम पता क्या है? लैंड रिफॉर्म्स करना पाकिस्तान के अंदर, ज़री और ज़मीनी इस्लाहात करना, नहीं किए। मेरे लिए बड़ा काम है इंडस्ट्रियलाइज करना पाकिस्तान को, नहीं हो रही, और उसके लिए आपको रियासत को उसके प्रोसेस में आना पड़ेगा, और उसमें पूरा फिर प्राइवेटाइजेशन के बजाय नेशनलाइजेशन, या नेशनलाइजेशन भी आप छोड़ दें, हम नहीं कहते हैं प्राइवेट लोगों को चीज़ों को वापस ले लें, इंडस्ट्रीज़ को, आप जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं उनको कम से कम ना बेचें और उनको फिर सही तरीके से चलाने की कोशिश करें, वो उन्होंने नहीं किया। तीसरा हम समझते हैं कि IPPs का जो मसला है इसको हल किया जाए और इसको इनकलाबी बुनियादों पे हल किया जाए। ये आप अगर ये ज़रा तंग करते हैं, आप इनसे ले लें, आप इनसे ले लें सारे IP, ये ले नहीं सकते क्योंकि इनके अपने हिस्से हैं उसके अंदर, इन सब के, सब पार्टीज़ के इनके अपने पैसे लगे हुए हैं या इनके क्लोज लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जो IPPs हैं, और इनकी वजह से, इनकी अपनी वजह से ये आके बोलते हैं जी बिजली देखें ये होगी, हमने ये किया, हमने वो, ये कुछ नहीं किया इन्होंने, इनके अपने पैसे लगे हुए हैं IPPs में। ये सारे के सारे हिस्सेदार हैं, ये सब प्रॉफिटियर्स हैं। इन लोगों के सामने जब खड़ी होगी हमारे जैसी पार्टी, सिर्फ वो IPPs का मसला हल कर सकती है क्योंकि हमारे उसमें हिस्से नहीं है, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं हैं, ये सारे मालिक हैं। तो ये 3 काम तो उन्होंने किए नहीं। तो फिर यानी कि आप उनको जस्ट एज अ पॉलिटिकल वुमेन अप्रिशिएट करते हैं, उन कामों पे नहीं जो कि इनको करने चाहिए थे। देखें ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं, ये एक ही तबका है सारा का सारा। इमरान खान ज़रा मकार आदमी है, वो थोड़े से दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये तो वही हैं, ये तो जो हैं सो हैं, ये सारे सरमायादार जागीरदार हैं और दे डोंट हाइड इट, दे डोंट कंसील इट, वो तो साफ साफ कहते हैं कि हम हैं ही यही। इंडिया के साथ पहली जो बाकायदा को प्रोडक्शन हुई पाकिस्तान की, वो आपने की। हाँ जी, आप उसके प्रोड्यूसर थे जी। विरसा फिल्म, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया के साथ काम करने का, और उसके बाद क्यों नहीं आपने हिम्मत की दोबारा फिल्म बनाने की? मैं तो फिल्म इसलिए बना रहा था ताकि थोड़े बहुत पैसे हम कमा लें और थोड़ा मेरा लोगों के अंदर जो मेरा एक सोशल कैपिटल है, जो मेरा जो फेम है, मेरी जो पॉपुलैरिटी है, वो इंक्रीज़ कर जाए और मैं और फिल्में बनाऊं, ताकि आखिरकार मैंने पॉलिटिक्स ही करनी थी। ये मैं 2010 में हमने बनाई थी जी, 2010 में बनाई, और मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ 2018 में, तो 8 साल मेरे पास थे। हुआ ये नईम के ये जो है ना, आपको इतना तो पता है ना कि आपने बताया बल्कि कि ये पहली फिल्म थी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पैसे लगे थे। ठीक है, असल जो को प्रोडक्शन होती है ना, वो ये होती है, और कोलैबोरेटिव सिनेमा जिसको कहते हैं। कोलैबोरेटिव सिनेमा सिर्फ वो होता है जहाँ दोनों तरफ से पैसे लगे, वो लगे थे पहली दफ़ा, आज तक कभी और किसी फिल्म पे नहीं लगे। फिर इसमें म्यूज़िक हमने दिया था, हीरो उनका था, हीरोइन हमारी थी, फिर लाइटिंग, कैमरा, वो जो सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन साइड, नहीं वो क्या कहते हैं, जो डांस कोरियोग्राफी, वो सारी उनकी थी। तो ये टोटल एक कोलैबोरेटिव ये ऑस्ट्रेलिया में शूट हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में शूट हुई थी। अब बात सिर्फ ये है कि अगर वो फिल्म पंजाबी में ना होती और उस पंजाबी में ना होती जो इंडिया में सिर्फ देखी जाती है, और उसमें हीरो जो है वो आर्या बब्बर ना होता,
हीरो कोई जिमी शेरगिल टाइप कोई होता। और फिर आखिरी बात कि मुझे तो स्टोरी भी अब लगता है कि हमने कोई एक उसी तरह की ले ली थी। मैं तो प्रोड्यूसर था ना, मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर तो था नहीं, और हमें बताया गया था कि ये फिल्म जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, हमें लगी भी अच्छी थी। उस तरह की 3-4 फिल्में पहले से आ चुकी थी जिसमें बिल्कुल यही स्टोरी थी कि लोग कुछ बाहर रहते हैं इंडिया के, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ख़ास तौर पे, और फिर वहाँ क्या होता है और वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये पहले से ये फिल्में बनी हुई थी, तो वो फ्लॉप हो गई। लेकिन नहीं, मैं आपको पता कि मैं तेनों समझावा की, जिसको कंपोज साहिर अली बग्गा ने किया था। साहिर अली बग्गा ने कंपोज किया, अहमद अनीस ने लिखा। मेरा ये प्रोजेक्ट था क्योंकि मैंने बग्गे को कहा था, बग्गा मेरे साथ काम करता था उस वक्त, हम इकट्ठे फिल्में वो म्यूज़िक डायरेक्शन करते थे। तो मैंने उसे कहा कि ये गाना जो है ना राहत से गवाना है मैंने। और मैंने राहत को खुद कहा फिर इस गाना को गाने के लिए। तो ये जो गाना है ना, ये वाहिद सबसे बड़ी चीज़ है इस फिल्म की, और ये गाना नहीं ख़त्म होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमने जो किया ठीक किया। गाना बहुत बड़ा है। मुझे राहत कहते हैं कि मैं जब भी कॉन्सर्ट्स करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा फरमाइश इस गाने की आती है। बिल्कुल ऐसे ही, एवरग्रीन है। हाँ जी। 2024 में विरसा बनाते हीरोइन किसको लेते इंडिया से हीरोइन? मैं तो दीपिका पादुकोण को लेता अगर पैसे होते। अच्छा, आपको पसंद है दीपिका पादुकोण? कमाल। मेरा ख्याल है कि दीपिका पादुकोण जो है माधुरी दीक्षित के बाद शायद इतनी बड़ी जो है वो फीमेल स्टार बनी है, और उसमें उसकी मेहनत भी है, और मेरा ख्याल है उसकी ऐश्वर्या भी है और सुष्मिता भी है उस एरा की, सब हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शी इज, आई वुड नॉट से दैट शी इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीबडी एल्स, लेकिन मतलब मेरा ख्याल है कि बाकियों से बेहतर है इस वक्त। एक आध रोल में मैं रानी मुखर्जी को भी ले लेते आप। हाँ, रानी मुखर्जी, अगर रानी मुखर्जी उस वक्त वाली होती। अब तो आपने वो एक फिल्म देखी है वो जिसमें नॉर्वे के अंदर वो है, और वो अब तो वो रानी मुखर्जी की नॉर्वे की फिल्म, नॉर्वे के अंदर वो चाइल्ड से रिलेटेड है। जी जी बिल्कुल। तो अब तो रानी मुखर्जी वो रही नहीं ना वो, लेकिन एक ज़माने में वो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस। यस। अच्छा, कभी एक्टिंग वैक्टिंग की हुई कभी ऑफर? आप तो इंडिया आप बहुत जाते रहे, आशा जी से भी बड़ा आपका एक मिलना जुलना था, तो किस तरह का रहा? और कभी हुआ कि जवाब साहब आप ज़रा ये काम भी करें? आशा भोसले साहबा ने मुझे बड़ा छोटों की तरह, उन्होंने बड़ी मुझे रिस्पेक्ट दी, मैंने भी उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। वो बहुत ज़बरदस्त खातून है। तो उनके साथ मैंने गाना किया था, तो हमारे भी अच्छे एक वो कहते हैं ना एक वर्किंग रिलेशनशिप वो बन गया। फिर महेश भट्ट जो हैं उनके साथ मेरी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। मैंने उनके साथ भी काम किया था जब बिंदरे गया जी ने उनको दिया था। तो लेकिन इंडिया के साथ काम जो है वो मुझे 2010 के बाद मैंने नहीं किया, वो ऐसा बस वो। महेश भट्ट साहब से आपने अली जफ़र को भी इंट्रोड्यूस करवाया था? जी, अली जफ़र को मैंने मिलवाया था। जी। सबसे पहली दफ़ा महेश भट्ट के साथ। तो अली जफ़र इंडिया में था उस वक्त। अच्छा। और मैंने कहा कि मैं आया हूँ इंडिया, तो मैं जा रहा हूँ उधर। तो कहता मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ। तो फिर मैंने जाके मिलवाया इसको। तो लेकिन ये है कि मैं ये बता ही रहा था कि इंडिया में ना मुझे लगता है कि काम करना अब इतना आसान नहीं है। तो अगर कभी पॉलिटिक्स के अंदर को टाइम मिला तो शायद कोई प्रोजेक्ट कर लें उनके साथ, कोई म्यूज़िक का करेंगे, फिल्म का नहीं कर सकूँगा, बहुत टाइम लेता है वो।